हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 11th चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है 1870 से 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे। दशक का मतलब होता है 10 साल। 1870 और 80 यानी 10 सालों में जो लोग हैं भारत के लोग वो ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे। उसके कारण क्या थे। पहला क्या है कि 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिससे भारतीयों से अपने पास रखे जाने वाले हथियार का अधिकार जो था वो छीन लिया गया। यानी 1878 का जो आर्म्स एक्ट था उसको उसमें क्या कहा कि अब जो है भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकते। दूसरा 1878 में ही एक एक्ट और पारित किया गया, वो था वर्नाकुलर एक्ट, जिसके द्वारा सरकार ने अपनी आलोचना का अधिकार छीन लिया। आलोचना मतलब हम अब सरकार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है कोई भी भारतीय कुछ भी नहीं बोल सकता था। अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक खबर छपती थी यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर कुछ भी किसी अखबार में छप गया तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति उसके जब्त कर सकती थी। यानी एक ऐसा एक्ट था ये कि अब जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था। अगर आपने बोलने की कोशिश की तो उस प्रिंटिंग प्रेस के सहित उसकी सारी जो प्रॉपर्टी जो है संपत्ति जो होती थी उसको जब्त कर लिया जाता था। तीसरा 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज़ों के विरोध के कारण इसे क्या किया, वापस ले लिया गया। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इसका विरोध किया और जो भारतीय सरकार है उसने इसको वापस लिया। इस बिल में क्या था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। यानी जो भारत के जो व्यक्ति न्यायाधीश हैं वो इन यूरोपियों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया और इस इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा भारतीय सरकार को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। कांग्रेस ने उस समय सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह देने की आवाज़ उठाई थी। जो कांग्रेस है वो चाहती थी कि सरकार और शासन में जो भारतीय हैं उनको जगह दी जाए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो पद थे वो किनके पास थे, वो ब्रिटिशर्स के पास थे। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक भाग थी, क्योंकि उस समय तक अधिकांश महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे काबिज थे। यानी जो महत्वपूर्ण पद थे, जो नौकरियां थी वो किसके पास थी, वो गोरों के पास थी, अंग्रेजों के पास थी। तीसरा है कि कांग्रेस ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की मांग की थी। और नेक्स्ट है आर्म्स एक्ट निरस्त करने। आर्म्स एक्ट क्या था, जिसमें भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था, उसको निरस्त यानी समाप्त करने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को दिए जाने की मांग की थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि वो चाहते थे कि वर्नाकुलर एक्ट जो था जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी उसको भी समाप्त किया जाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच, उस समय पर भारत के जो उद्योग थे, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के कारण ब्रिटिश भारत सरकार के व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई थी। यानी जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश सरकार थी, उसका खर्चा बहुत बढ़ गया था इस युद्ध में। और इस खर्चा को पूरा करने के लिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने, निजी आय और व्यावसायिक लाभ पर कर बढ़ा दिए। यानी भारतीयों पर जो है क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में बढ़ोतरी और युद्ध सामग्री की आपूर्ति के कारण जरूरती चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया और आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया कि उनको जो है बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा था सैनिकों के ऊपर भी। इससे चीज़ें जो है वो महंगी हो गई थी। इस युद्ध ने औद्योगिकरण वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़ा दी थी और इन दिनों अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी हो गई, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। यानी पहले ज़्यादातर माल जो है, चाहे वो इस्पात हो, वो कहाँ से आता था, वो ब्रिटेन से आता था। अब जो है ब्रिटेन जो है जितना भी इस्पात उत्पादित करता था वो वहाँ पर यूरोप में ही उसकी खपत हो जाती थी, तो भारत में उसका आयात कम हो पाता था या नहीं होता था। तो क्या हुआ, भारत में अब जो है कारखाने जो थे वो स्थापित हुए, यहाँ के उद्योगों को जो है अपना विस्तार करने का मौका मिल गया था। अगला क्वेश्चन है, 1940 में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी। यानी 1940 में जो मुस्लिम लीग का प्रस्ताव था उसमें क्या मांग की मुस्लिमों ने,
1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। यानी जो मुस्लिम लीग है वो क्या चाहती थी कि मुसलमानों के लिए भारत के जो उत्तर पश्चिम यानी पश्चिमोत्तर का जो एरिया है और पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर मुसलमानों के लिए अलग से स्वतंत्र राज्यों की मांग उन्होंने रखी। लेकिन इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं था। यानी इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमें अलग से देश चाहिए, अलग विभाजन करके पाकिस्तान बनाया जाए। केवल स्वतंत्र प्रांतों की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, मध्यम मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? मध्यम मार्गी का मतलब क्या होता है? मध्यम मार्गी यानी जो बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। मध्यम मार्गी कांग्रेस के प्रारंभिक नेता जो हैं वो मध्यम मार्गी थे। उनमें कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। अब उनके संघर्ष करने का तरीका क्या था? यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जाने का या उनके साथ लड़ने का, उनसे अपने बात मनवाने का तरीका क्या था? इन नेताओं का विश्वास था कि अंग्रेज पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, वे भारतीयों के दुख दर्द को समझ सकते हैं और उनके दुख दूर करेंगे। यानी वो अंग्रेजों का सहयोग करके ही चाहते थे कि वो भारतीयों की परेशानी को समझेंगे और हमारी प्रॉब्लम्स को वो दूर करेंगे। ये नेता क्या चाहते थे कि ये प्रार्थना पत्र लिखते थे, याचिकाएं करते थे उनसे, और उन याचिकाओं के द्वारा अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने और अपनी बात को मनवाने में विश्वास रखते थे। उनको ऐसा लगता था कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी बात मान जाएंगे और भारतीयों के लिए भी वो कार्य करेंगे। तीसरा, यह नेता सरकार के अत्याचारों और दुष्प्रभाव से जनता को अवगत कराना चाहते थे। यानी जो मध्यम मार्गी थे वो उग्र नहीं थे, कट्टर नहीं थे, वो सरकार के साथ सहयोग करके अपना कार्य करवाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यम मार्गी की राजनीति से किस तरह भिन्न थी? यानी आमूल परिवर्तनवादी कौन थे? जो हर किसी भी कीमत पर परिवर्तन चाहते थे, वे उग्रवादी थे। और मध्यम मार्गी थे जो सरकार के साथ सहयोग करके अपना काम करवाना चाहते थे। नरमपंथी शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग करना चाहते थे, जबकि जो गर्मपंथी थे वे उग्र एवं क्रांतिकारी तरीका जो है वो अपनाना चाहते थे। नरमपंथियों को लगता था कि अंग्रेज पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमारी बात मान जाएंगे। लेकिन जो क्रांतिकारी थे, उग्र थे, गर्मपंथी थे, उनको पता था कि जो अंग्रेज हैं वो जो है इतने आसानी से जो है भारतीयों का भला नहीं करेंगे, उनके साथ विद्रोह करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर हमारा काम हो सकता है। नरमपंथी ये मानते थे कि सरकार उनकी मांगों को मान लेगी, जबकि गर्मपंथी सोचते थे कि बिना किसी दबाव के उनकी मांग वो नहीं मानेंगे। यानी नरमपंथियों को लगता था कि सरकार मान जाएगी, जबकि गर्मपंथियों को पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सरकार इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। नरमपंथी प्रार्थना, अपीलों और याचिकाओं में विश्वास रखते थे, और जो गर्मपंथी थे वो इनके इस तरीकों का विरोध करते थे, यानी वो क्रांति का रास्ता अपनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, चर्चा करें कि विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस तरह के रूप ग्रहण किए, लोग गांधी जी के बारे में क्या क्या सोचते थे। देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया अंग्रेजों के खिलाफ। बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया था, कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया था स्टूडेंट्स ने, मतलब हर तरीके से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। तो असहयोग करना सरकार के साथ जो है गांधी जी ने शुरू किया। खेड़ा में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप लिया इस असहयोग आंदोलन ने। तो गुजरात का जो खेड़ा जगह है वहाँ पर जो किसान थे उन्होंने लगान देने से मना कर दिया। जो आंध्र प्रदेश है, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भीतरी भाग हैं, वहाँ पर शराब की दुकानों की घेराबंदी, वहाँ पर पिकेटिंग की गई थी। शराब की पिकेटिंग यानी घेराबंदी की गई थी ताकि कोई भी इनकी शराब ना खरीद सके, लोग यहाँ तक ना पहुँच सके। आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है वहाँ आदिवासी और गरीब किसानों का विरोध औपनिवेशिक सरकार के वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित करने के लिए था। यानी जो आंध्र प्रदेश का जो इलाका था वहाँ जो आदिवासी थे वो जंगलों में रहते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, उन जंगलों के ऊपर जो है नियंत्रण अपना कर लिया था, आदिवासियों को वहाँ पर जाने से रोक लगा दी थी, बहुत कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था।
तो वहाँ के आदिवासियों ने इसके विरुद्ध जो है विद्रोह किया, असहयोग किया। पंजाब में सिख जो थे उन्होंने अकाली आंदोलन शुरू किया। वो किस लिए था कि उनके गुरुद्वारों में जो भ्रष्ट महंत बैठे हैं, यानी जो किसी भी तरह से ठीक कार्य नहीं करते, जो भ्रष्ट हैं, जो महंत बनकर बैठे हैं वहाँ पर, उनको हटाने के लिए उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। असम में जो चाय बागान के मजदूर थे उन्होंने अपनी तनख्वाह को बढ़ोतरी करने के लिए आंदोलन चलाया। और असम में तो गांधी महाराज की जय के नारे भी लगाए थे मजदूरों ने। तो जो लोग हैं वो गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानने लगे थे। वो उनको लगता था कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको मुसीबतों से छुटकारा दिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया था। नमक कानून क्या था? उस समय पर क्या था कि सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने नमक के ऊपर जो है अपना एकाधिकार नियंत्रण जो है वो कर लिया था। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नमक एक ऐसी वस्तु है जो हर भारतीय के लिए ज़रूरी है, हर घर में प्रयोग की जाती है, तो नमक कर जो है वो सरकार नहीं लगा सकती। गांधी जी ने उसका विरोध किया था और उस कानून का उल्लंघन किया था। नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा भी था। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। सरकार यानी ब्रिटिश सरकार का। नमक हर घर में प्रयोग की जाने वाली एक साधारण व अनिवार्य वस्तु थी, यानी हर घर में नमक का प्रयोग किया जाता है। तो 1930 में गांधी जी और उनके जो समर्थक थे, उन्होंने गुजरात में साबरमती से 240 किलोमीटर दूर, कहाँ तक गए थे वो? दांडी तक गए थे पैदल। दांडी यात्रा भी इसको बोला जाता है। वहाँ उन्होंने तट पर, समुद्र तट पर बिखरा हुआ नमक इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से क्या किया? थोड़ा सा मुट्ठी भर नमक बनाया और इस कानून का उल्लंघन किया था। अगला क्वेश्चन है, 1947 की घटनाओं की चर्चा करें जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। 1947 में हमने देखा भारत पाकिस्तान जो है, पहले ये एक ही देश था, उसके टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान विभाजन होकर दो अलग अलग देश बने थे। तो वो क्यों हुआ था विभाजन? 1937 में मुस्लिम जो है वो संयुक्त प्रांत यानी आज का जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे दोनों के बीच जो है गहरे मतभेद हो गए थे। यानी 1937 में जो मुस्लिम हैं वो क्या चाहते थे कि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए, लेकिन कांग्रेस ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो दोनों के बीच मतभेद हुए। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्र के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग का एक प्रस्ताव पारित कर दिया था, लेकिन यहाँ तक भी जो है पाकिस्तान का जिक्र इसमें नहीं था। 1946 के प्रांतीय चुनावी में लीग को मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें थी वहाँ पर अत्यधिक सफलता मिली। इससे लीग जो है पाकिस्तान की मांग पर कायम रही। जब 1946 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें मुस्लिम लीग को जो है अच्छा खासा बहुमत मिला था, तब जो है उन्होंने अपनी मांग को जो है जोर पकड़ा के अलग से पाकिस्तान उनके लिए बनाया जाए। 1946 मार्च 1946 में जो कैबिनेट मिशन की विफलता थी, उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन आया था, वो जो है समझाने की कोशिश कर रहे थे दोनों को, कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को, कि जो मुस्लिम लीग है वो अलग देश का जो है ना करे मांग, लेकिन वो विफल रहा था। उसके बाद लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अप्रैल 1946 का जो दिन था वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में जो है मनाने का आह्वान किया था। और इसी दिन कोलकाता में दंगे भड़के। मार्च 1947 तक, यानी 1946 में जब कोलकाता में दंगे भड़के, तो तब से लेकर मार्च 1947 तक जो हिंसा थी, जो दंगे थे, वो पूरे भारत के विभिन्न भागों में फैल गए थे। इसके बाद विभाजन का जो है परिणाम हमारे सामने आया और पाकिस्तान का जन्म हुआ। यहाँ से क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं दो सहभागियों या नेताओं के जीवन और कृतित्व के बारे में बताएं। उनके बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखें। किसी एक ऐसे व्यक्ति को भी हम चुन सकते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में, इस चैप्टर में नहीं है। यानी राष्ट्रीय आंदोलन में किन किन व्यक्तियों ने किस तरह से भाग लिया, उनमें से दो के हम जिक्र करेंगे यहाँ। वीर कुंवर सिंह जो थे वो बिहार राज्य के आरा के निकट जगदीशपुर के रहने वाले एक जमींदार थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 80 वर्ष की आयु में उन्होंने दानापुर में
संग्राम की कमान संभाली थी और 2 दिन बाद ही उन्होंने आरा पर अपना कब्जा कर लिया था। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के निकट वो लड़े और अपने अंतिम युद्ध, उनका जो ये अंतिम युद्ध था, उन्होंने उसमें कैप्टन ली ग्रैंट की सेना को हराया था। 26 अप्रैल 1958 को अपने ही गांव में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से जो वीर कुंवर सिंह है, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। दूसरा हम बात करेंगे सरोजनी नायडू के बारे में। सरोजनी नायडू, जिन्हें हम भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं, भारत कोकिला के नाम से जाने जाने वाली एक विशिष्ट कवित्री भी थी और एक महान वक्ता भी थी। 1898 में उनका विवाह हुआ था गोविंद राजुलू नायडू से और वो पेशे से क्या थे, एक डॉक्टर थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। सरोजनी नायडू ने नमक सत्याग्रह व उसके बाद के संघर्षों में उनकी अग्रणी भूमिका रही। कई वर्षों तक वह राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष रही और इससे जुड़े स्वयंसेवकों को भी वो प्रशिक्षण देने रही। स्वयंसेवक यानी जो अपनी इच्छा से जो सेवा करना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया, जिन महिलाओं ने भाग लिया, उनको वो प्रशिक्षण देती रही। 1947 में यूनाइटेड प्रोविंस क्या है, वर्तमान उत्तर प्रदेश की गवर्नर वो नियुक्त होने वाली कौन थी, वो पहली भारतीय महिला, यानी पहली गवर्नर जो बनी थी भारत की, वो कौन थी, सरोजनी नायडू। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।